हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर वकास। ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू a very important topic from the examination point of view, from the long test point of view, and from the MCQs and short answers. कोई मतलब ये बैकग्राउंड पे कोई मतलब ये नॉइस तो नहीं आ रही? हेलो हेलो। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके जी, ओके, लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, पहले ये बताएं आप सब लोगों का क्या हाल चाल है, कैसे जा रहे हैं आपका क्वारंटाइन? चलें जी। हेलो, आवाज आ रही है? अभी बोलते रहो। अप्रोच टू ए चाइल्ड विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि मतलब कोई जो ब्लीडिंग, जो क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसीज वगैरह, उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन हीमोफिलिया, वॉन विली ब्रांड। ठीक है, this is an algorithm showing the coagulation factor, how bleeding disorders are being classified. First of all, the coagulation factor deficiencies in the form of hemophilia A and B, Von Willebrand disease, and other factor deficiencies. Other bleeding disorders are the platelet function disorder, platelet disorders, either in the platelet number और platelet function. ठीक है, प्लेटलेट नंबर में जो प्रॉब्लम होगी वो किसमें होगी? कंजेनिटल ग्लैंड थ्रोम्बोसिनिया, वॉन विली ब्रांड डिजीज। वैसे तो नॉर्मल इसमें नॉर्मल होते हैं, लेकिन एक टाइप है जिसमें प्लेटलेट कम होते हैं। एक्वायर्ड कॉजेज एंड ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज और कोलिज्म। और क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स और इडियोपैथिक ड्रग इंड्यूस्ड कोलेजन वैस्कुलर डिजीज, सार्कोइडोसिस, disseminated intravascular coagulation mechanism. Or there might be some vascular defects like vitamin C deficiency, scurvy, purpura, ठीक है, hereditary hemorrhagic telangiectasia, Cushing syndrome, and कुछ. And others are the fibrino or lytic defects. ठीक है, जिसमें ये फिब्रिन जो है वो ब्रेकडाउन के डिफेक्ट्स होते हैं, और देयर आर द स्ट्रेप्टोकाइनेस थेरेपी, डिस्क्रिमिनेटेड इंटरवेस्कुलर coagulation. Now on the labs, how they can be classified. बच्चों आवाज आ रही है? On the platelet count, one can be the classified on the if the platelet देखो कुछ लैब्स हैं जिसको एडवाइस करने से you can differentiate every bleeding disorder. वो कौन कौन सी लैब्स हैं? प्लेटलेट काउंट, ये सीबीसी में प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम का मतलब है प्लेटलेट काउंट का नंबर, प्लेटलेट फंक्शन और वेसल वॉल इंटेग्रिटी। ये तीन चीजें आप ब्लीडिंग टाइम से देखते हैं। कितना होता है नॉर्मल? अप टू 5 मिनट्स। ठीक है, और एपीटीटी कितना होता है? एपीटीटी द इंट्रिंसिक फैक्टर, ये मॉनिटरिंग लैब है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 32 से 35 सेकेंड्स। एंड अदर इज द पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये कितना होता है? 12 to 14 seconds. ठीक है, if platelet count is low, then it is obvious thrombocytopenia, you find the cause. If platelet count is normal, you go for the bleeding time. If bleeding time is normal, then you go for the APTT. If bleeding time is prolonged, then go for the APTT. दोनों केसेस में APTT करवाएंगे। अगर APTT prolonged है, platelet count normal, bleeding time prolonged और APTT prolonged, तो ये होगा वॉन विली ब्रांड डिजीज। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग, एपीटीटी नॉर्मल, डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम ये प्रोलॉन्ग होना, ये किस चीज को शो कर रहा है भाई? मैं दोबारा, ठीक है, प्लेटलेट्स के नंबर, फंक्शन और वेसल्स को। जब भी इनमें प्रॉब्लम आएगा
तो ये ब्लीडिंग टाइम जो है ये प्रोलॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और दोबारा समझो, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल, ये नॉर्मली नंबर है तो ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, इसका मतलब है कि नंबर वाली ऑप्शन पर रूल आउट हो गई। अब रह गया फंक्शन या वेसल वॉल डिफेक्ट। अगर एपीटीटी भी नॉर्मल है तो इसका मतलब है प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर, और अगर एपीटीटी प्रोलॉन्ग है तो बोन विली ब्रांड डिजीज। ठीक है, इसी तरह एपीटीटी जो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द फैक्टर डेफिशिएंसी, उसमें एपीटीटी अगर प्रोलॉन्ग हो तो आप उसके बाद करवाते हो पीटी। अगर पीटी नॉर्मल है दैट मींस दे आर कंफर्म्ड हीमोफिलिया फैक्टर 11, फैक्टर 12, फैक्टर 8 डेफिशिएंट। ठीक है, और अगर पीटी प्रोलॉन्ग है जो कि एक्सटेंडिक फैक्टर डेफिशिएंसी को शो करता है, एंड आल्सो द क्रॉनिक लिवर डिजीज बिकॉज इट इज प्रोड्यूस 2, 7, 9, 10। ठीक है, if it is prolonged then it's a liver disease, anticoagulant, DIC। और अगर एपीटीटी नॉर्मल हो मतलब क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी नहीं है विद पीटी प्रोलॉन्ग, तो ये एक ही फैक्टर डेफिशिएंसी है जिसके अंदर होता है फैक्टर 7 जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे का, मैंने बताया ना एक्सट्रिंसिक पाथवे को मॉनिटर करता है, फैक्टर 7 हो। ठीक है, और अगर एपीटीटी भी नॉर्मल है, पीटी भी नॉर्मल है, और देखो ये एक एक्सेप्शन है फैक्टर 13, मतलब ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा which factor comes with the normal PTFTT, that is the factor 13 डेफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे जो मेन फोकस करने वाली बात है वो है हीमोफीलिया। तो उसमें पीटी नॉर्मल होता है और एपीटीटी प्रोलॉन्ग होता है, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल। वॉन विली ब्रांड डिजीज प्लेटलेट काउंट उसके अंदर नॉर्मल होता है, एपीटीटी भी प्रोलॉन्ग होता है, वॉन विली। ठीक है जी, ये सेम वही बातें हैं जो मैंने पिछले। if you advise the CBC, blood smear, PT, APTT, bleeding time, platelet function assessment जो है अगर आप वो करते हो, PT, APTT दोनों में नॉर्मल है तो ये फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11 के डेफिशिएंट। if PT prolong है only PT तो फैक्टर 7 डेफिशिएंट। PT, APTT both are prolonged then common pathway के जो डेफिशिएंसी है फैक्टर 5, फैक्टर 10, प्रोथ्रोम्बिन अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है या डिक्रीज है, ब्लड फिल्म में ब्लीडिंग टाइम जो है वो ये प्रोलॉन्ग है तो बोन विली ब्रांड। और बोन विली ब्रांड के लिए लैब कौन सी है? बोन विली ब्रांड फैक्टर एंटीजन, बोन विली ब्रांड फैक्टर राइसोसिन कोफैक्टर, फैक्टर 8 और बोन विली ब्रांड फैक्टर मल्टीमर और RIP। ठीक है, ये फंक्शन स्टडी। प्लेटलेट का अगर प्रॉब्लम है, अगर नंबर का फर्क है या उसकी फंक्शन का फर्क है, ग्लैंड थ्रोम्बोसिनिया या बर्नार्ड सोलियर, प्लेटलेट काउंट, मॉर्फोलॉजी, एग्रीगोमेट्री, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और अगर ये सारे टेस्ट नॉर्मल है, नो एब्नॉर्मैलिटी, तो ऑलवेज थिंक ऑफ द फैक्टर 13। ठीक है जी, एवेल्यूएट फॉर द कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर चार्ट। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? हीमोफिलिया ए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीमोफिलिया ए एंड वॉन विली ब्रांड, इसके ऊपर फोकस रखें। ठीक है, इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो? दोनों में एपीटीटी जो है वो प्रोलॉन्ग होता है क्योंकि आपको पता है हीमोफिलिया भी फैक्टर 8 है और फैक्टर 8 जिसके साथ बोन विली ब्रांड फैक्टर एंटीजन के साथ अटैच होता है। तो इन दोनों की में कैसे डिफरेंशिएट? एक तो इसकी इनहेरिटेंस डिफरेंस है, हीमोफिलिया एक्स लिंक्ड मेल में होता है और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मोस्ट लाइकली इन फीमेल्स बट मेल में भी हो सकता है। फैक्टर 8 है और ये बोन विली ब्रांड फैक्टर एंटीजन। आवाज आ रही है? ये क्लास में सबको ना मतलब ये अनम्यूट कर दें। आप लोग ये पहले म्यूट करने का और अनम्यूट करने की ऑप्शन एक ही जगह से थी, ये मेरे पास था कंट्रोल उसका। चलो खैर। खैर ठीक है जी, चलो। हीमोफिलिया है, अब इसमें जो समझने वाली बात है ना वो है एपीटीटी। एपीटीटी देखो दोनों में प्रोलॉन्ग है तो इसका मतलब है ये बोन विली ब्रांड भी हो सकता है और हीमोफिलिया ए भी हो सकता है। तो फर्क कहाँ से पड़ेगा? एक तो फर्क पड़ेगा ब्लीडिंग टाइम से
हीमोफिलिया के अंदर ब्लीडिंग टाइम मैंने बताया था उसका ताल्लुक प्लेटलेट के नंबर, फंक्शन और वेसल से है। तो इनमें हीमोफिलिया में कोई डिफेक्ट इसमें नॉर्मल रहेगा। बॉर्नविली ब्रांड में भी नॉर्मल रहता है, सिर्फ एक टाइप है जिसके अंदर प्लेटलेट काउंट कम होती है, तो उसके अंदर प्रोलॉन्ग हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या इसकी ब्लीडिंग जो मैनिफेस्टेशन उनके अंदर भी डिफरेंस है। हीमोफिलिया प्रेजेंट्स विद ऑलवेज विद द जॉइंट ब्लीड्स, मसल ब्लीड, और ये हमेशा म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब एपिस्टेक्सिस हो गया, टीके ब्रूज वगैरह ये सब। ठीक है, और बॉर्न विलिब्रेंट फैक्टर का अगर आप उसके बाद टेस्ट कराते हैं तो इसमें लो होता है और इसमें नॉर्मल होता है। ठीक है, और प्लेटलेट एग्रीगेशन दोनों में नॉर्मल है। ओके, नाउ और मेन टॉपिक इज द हीमोफिलिया ए पर्टिकुलरली एंड हीमोफिलिया बी के साथ हम कंपेयर करते जाएं। ठीक है, क्या आप लोगों को क्या आइडिया कि व्हाट इज हीमोफिलिया? हीमोफिलिया यूजुअली मेल्स होते हैं, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव इनकी इनहेरिटेंस है, दे ऑलवेज कम विद द जॉइंट ब्लीड, टारगेट जॉइंट फॉर्मेशन। ठीक है, एंड बॉर्न विलिब्रेंट पेशेंट दे आर मोस्टली फीमेल। जब आपको ये सिनेरियो दिया जाएगा क्वेश्चंस में तो हीमोफिलिया के लिए आपने नोट करना है कि दैट विल बी द मेल पेशेंट। ठीक है, ये प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग साइड, ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्कमसियन साइड। ठीक है, हीमोफिलिया मोस्टली दे आर मेल in the मतलब 95% of the cases, but it can present in the female, वो exception है, मैं आपको बात करता हूँ। लेकिन जो बॉर्न विली ब्रांड है that always comes in the females mostly 90% of the cases, and they come with the epistaxis, menorrhagia, petechiae bruises। लेकिन हीमोफिलिया की जो प्रेजेंटेशन होगी वो ज्यादा जॉइंट ब्लीड के साथ, मसल ब्लीड के साथ, एंड abnormal bleeding from any other sides। ठीक है, ओके, वही बातें जो मैंने भी आपको बताई। हीमोफिलिया ए इज अ फैक्टर ए डेफिशिएंसी, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव मेल्स में, और पैरा हीमोफिलिया ये आपको बाकी एमसीक्यूज के लिए हैं। ठीक है, कि फैक्टर हीमोफिलिया बी क्या है, फैक्टर 9, हीमोफिलिया सी 11 और पैरा हीमोफिलिया फैक्टर 5। ये पूछा जाता है भी एमसीक्यूज में। ये है भी इनहेरिटेंस। ठीक है, ये मैं लाइन लगा रहा हूँ। अगर एक हीमोफिलिक फादर जिसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम है वो एक नॉर्मल मदर के साथ अगर वो शादी करता है, नॉर्मल फीमेल के साथ शादी करता है, so that will not lead to any hemophilia in the siblings। He will create only the carriers of the females, carrier daughter जो होंगी वो। ठीक है, and according to the X-linked recessive, yes की X-linked recessive inheritance। और वही hemophilic carrier जो डॉटर किसी नॉर्मल मेल के साथ शादी करती है, so that will lead to the hemophilic son, a person with a manifestation, and that also lead to a hemophilic carrier daughter। ठीक है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव का कैरेक्टरिस्टिक यही है, इट ट्रांसमिट्स मेल टू फीमेल एंड देन मेल। ठीक है, मेल इफेक्टेड था, फीमेल नॉर्मल थी, इसने ये फीमेल इफेक्ट की, कैरियर बनाई, कैरियर जब दोबारा नॉर्मल से शादी करेंगे तो वो मेल। ठीक है, फादर विद हीमोफिलिया, मदर हु इज नॉट अ कैरियर, कैरियर मदर, फादर विदाउट हीमोफिलिया। ठीक है जी, कैरियर का मतलब है कि उसके अंदर सिम्टम नहीं है, जीन प्रेजेंट है पर सिम्टम नहीं, बट they can transmit the gene into the male sibling to create disease। अब क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में हम जरा डिटेल से पढ़ते हैं क्योंकि हमने इसकी लैब्स पढ़नी है। पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। 1 यूनिट के क्लॉटिंग फैक्टर नॉर्मल ब्लड में कितना होता है? नॉर्मल रेंज होती है फैक्टर रेट की ये 50 to 100, ये वर्ड याद रखें, 50 to 150, और ये परसेंट में है। इस कैरियर के जो फैक्टर रेट है इसको परसेंट में इसकी वैल्यूज होती है। ठीक है, वो नहीं होता मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। 1 unit of each factor is defined as the amount found in 1 ml of normal plasma। ठीक है, 100 ml अगर आप नॉर्मल प्लाज्मा लेते हैं तो उसके अंदर 100% एक्टिविटी होती है, यानी कि फैक्टर रेट की जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो वेरी करती है 50% to 150%। concentration of all coagulation factor in the native plasma is thus 100% activity level in the blood plasma 80 units। आगे चलते हैं। अब इससे आप हीमोफिलिया क्लासिफाई करते हैं लैब्स के ऊपर। ठीक है, ये नॉर्मल कितनी बताई थी मैंने आपको? 50 to 150। ओके, अब देखो
जो मतलब ये 50 से कम होगी 5 to 40, that will the mild hemophilia, और 1 to 5% जो होगी that will be the moderate, and less than 1% severe hemophilia. माइल्ड हीमोफीलिया वाले कौन से होंगे? ब्लीड आफ्टर सर्जरी, तो कट लगने से ब्लीड करते हैं। मॉडरेट हीमोफीलिया वाले ब्लीड आफ्टर माइनर ट्रॉमा, और स्वेयर हीमोफीलिया वाले स्पॉन्टेनियस विदाउट एनी ट्रॉमा, विदाउट एनी टच, उसमें ब्लीडिंग जो है ना जॉइंट के अंदर, मसल के अंदर आ जाती है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन मैं आपसे एंड पे पूछूंगा क्वेश्चन ना इससे, कि माइल्ड हीमोफीलिया क्या होता है, मॉडरेट और स्वेयर, लेस देन 1% ऑल्सो स्वेयर, 1 to 5% मॉडरेट, एंड 5 to 40% माइल्ड। ठीक है, अब ये आप लोगों को फिजियोलॉजी के नॉलेज से यार, हेलो, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको जरा मतलब अनम्यूट कर दें। हाँ जी, दिस इज द एल्गोरिदम शोइंग द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है जी, ये सब लोगों को पता है ना बेटा। एपीटीटी जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स को मॉनिटर करता है, और पीटी जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स को मॉनिटर करता है। और इनको कौन मॉनिटर करता है? जो ये कॉमन पाथवेज के जो होते हैं, फैक्टर 5, 10, 2 और 1, अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी ना तो ये दोनों नॉर्मल हो, दोनों ही मतलब प्रॉब्लम। ठीक है जी, एपीटीटी फर्स्ट स्टार्ट विद सरफेस कांटेक्ट फैक्टर 12, फिर फैक्टर 11, फैक्टर 8, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं। ये कॉमन पाथवे का फैक्टर है, फैक्टर 10 है। बताने का मकसद है ये जो 7 का रोल समझिएगा जरा। ठीक है, एपीटीटी जो है फैक्टर 8, जो हमारा हीमोफीलिया का जो फैक्टर है वो ये है, हीमोफीलिया ए, and it converts the factor X to activated factor X, then 5 to test, and 2 on this on 1। ठीक है, इसमें कोई ऐसी डेफिशिएंसी जिसके अंदर पीटी एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग हो, तो वो कौन से मतलब होते हैं? इसमें फैक्टर 10, 5, 2, और ऐसे ऐसी डेफिशिएंसी जिसके अंदर दोनों पीटी एपीटीटी मतलब नॉर्मल हो लेकिन फिर भी ब्लीडिंग डेफिशिएंसी हो, तो वो फैक्टर ये 13 है। ठीक है, पहले बात है, वही बात है, जेनेटिक एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है, और इसका क्रोमोसोम कौन सा है जी? 22। ये आपने याद रखना है, क्योंकि इसका जो जीन थेरेपी है ना वो डेट इज फोकस ऑन द क्रोमोसोम 22, and gene for factor 8 and factor 9 located in fragile mutation of X chromosome। ठीक है जी, moderate and hemophilia male result of that। And now hemophilia, how they present? They present with the epistaxis, joint bleed, ecchymosis और bruises। ठीक है, ये मैंने पटीके की एग्जांपल जानबूझ के अंदर रखी है पिक्चर, लेकिन ये हीमोफीलिया कभी भी पटीके के साथ नहीं आता। ठीक है, कौन कौन से पेशेंट पटीके के साथ आते हैं? वो वॉन विली ब्रांड डिजीज के हो सकते हैं, वो आईटीपी के हो सकते हैं, इसके अलावा कोई रैश हो सकता है। ठीक है, the hemophilia patient they always come with a joint bleed, epistaxis, bruise and ecchymosis। ये मैंने वही बात सारी। ठीक है, और इसमें आप देख लें कि इसमें इमरजेंसी क्या है हीमोफीलिया में, मतलब ये नेक्स्ट swelling, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्रेंशियल एयरवे कॉम्प्रोमाइज, कि ब्लीडिंग एट द बैक ऑफ द नेक। ठीक है, डेल्टाइडर फोरआर्म ब्लीड है, बटक ब्लीड है, थाई और काफ मसल ब्लीड, इलियोसॉस ब्लीड है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू ब्लीड और ब्लीडिंग पैरा। both factor 8 and factor 9 they don't cross the placenta। इसका मतलब है कि at birth they will be manifested in the male because of the prolonged bleeding from the circumference। Bleeding symptoms may be uh, from birth and can occur in the fetus in about 30% bleed with the circumference। Bleeding can happen anywhere in the body following an injury or surgery। Musculoskeletal bleed, bleeding into the joints। ठीक है, knees, elbow वगैरह वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये टारगेट जॉइंट फॉर्मेशन, ये डिफॉर्म जॉइंट, a particular joint that has been experienced as repeated bleeds
और ये टारगेट ज्वाइंट के लिए जो एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा वो है जी, एट कितनी ब्लीड होनी चाहिए? एटलीस्ट 4 ब्लीड्स इन द सेम ज्वाइंट विद इन अ 6 month पीरियड, और एटलीस्ट 3 ब्लीड्स विद इन अ 3 month पीरियड। ठीक है जी। 6 महीनों में 4 दफा ज्वाइंट के अंदर ब्लीड हो तो वो टारगेट ज्वाइंट बनता है, अदरवाइज इसका नॉर्मल आर्थ्रोपैथी, हीमोफिलिक आर्थ्रोपैथी। अगर आपने इसको टारगेट ज्वाइंट बोलना है तो उसको 4 ब्लीड्स डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए कि पेशेंट बताए कि मुझे 4 दफा ये प्रॉब्लम हुई है, जॉइंट मेरा जो है ये सूजा है पिछले 6 महीने। अनदर इज इलियोसॉस ब्लीडिंग, ये भी इट कम्स लाइक एन इंग्वाइनल swelling, vague abdominal and upper high discomfort, and there is a ये characteristic gait. Hips are flexed and internally rotated, may present in the form of shock. Diagnosis confirmed by ultrasonography or CT of the leg. It can come with the intracranial hemorrhage. Hemophilic patient, severe hemophilia patient, they can present with the uh, hyperdense area, bleed in the cerebral matrix. Okay? Intracranial hemorrhages and bleed around the airway gate. Treatment required achieving a factor maintenance of adequate hemostatic level, यानी कि more than 50 to 60 for minimum 14 days तक आप उसे factor लगाएंगे, and a more prolonged period of prophylactic therapy for additional 1 to 2. Hematuria. Hemophilia patient can present with isolated hematuria. So uh, the treatment for this is bed rest, increase IV fluids. If not control 1 to 2 days, then avoid anti-fibrinolytic agent. इसमें ट्रांजामीन नहीं देते because of risk of intra-urethral clot formation. ठीक है। तो वैसे तो हीमोफिलिया की ट्रीटमेंट में फैक्टर 8 डेफिशिएंसी ये फैक्टर 8 का इंजेक्शन है, ये ट्रांजामीन का इंजेक्शन है। ठीक है। और इसके अलावा क्या है, ये क्रायोप्रेसिपिटेट है। लेकिन जो अगर हीमोफिलिया का वो केस जो आइसोलेटेड हीमोचूरिया के साथ आता है उसमें ट्रांजामीन फाइब्रिनोलिटिक एजेंट जो है एंटी वो मना है। ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग, bleeding may persist as low continuous ease for days to months, or it may be massive or life-threatening. Hemophilia can present with the bleeding at the IV line if skillfully performed without danger. ठीक है। Large IM injection should be avoided. Intramuscular जो bleed हैं they are more common. Hemophilic arthropathy. अब हम आर्थ्रोपैथी की स्टेजेस ये डिस्कस करने लगे हैं। 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट एपिसोड ऑफ हीमार्थ्रोसिस, मतलब टारगेट ज्वाइंट बनने से पहले उसकी 3 स्टेजेस से ज्वाइंट गुजर चुका होता है। फर्स्ट एपिसोड ऑफ हीमार्थ्रोसिस, इनकम्प्लीट ब्लड एब्जॉर्प्शन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, आयरन इज डिपॉजिटेड इन द synovium एंड chondrocytes, एंड ये स्टेज की डायग्राम ओवरलैप हो गया। एंड सेकंड स्टेज के अंदर ज्वाइंट बिकम बोगी, स्वॉलन, मसल वेस्टिंग, मॉर्निंग वीकनेस एंड क्रॉनिक पेन एंड लिमिटेड मूवमेंट। ठीक है। इसमें synovial जो membrane of the joint that becomes involved in the second stage. ठीक है। सॉरी। क्रॉनिक, और ये एक्सरे में कैसे दिखाई देती है? प्रोग्रेसिव एंड इरोसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट कार्टिलेज, नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस, सबकॉन्डल सिस्ट, इवेंचुअल कोलैप्स एंड एंकाइलोसिस ऑफ द जॉइंट। जब ये एंकाइलोसिस हो जाती है ना, फिर उसको बोलते हैं ये टारगेट, जिसके अंदर कम से कम कितनी ब्लीड होनी चाहिए? आवाज आ रही है बच्चों? 4 bleeds in the 6 month period. And MRI is the ideal test for monitoring the hemophilic arthropathy to assess the early arthropathy. ठीक है जी। यही 3 स्टेजेस इसमें दिखाई गई हैं, 1, 2 and 3. Bubbling, tingling and heat. Another is swelling, pain and heat. Bogy, swollen, muscle wasting. यानी कि जो टाइप 3 जो है ना, स्टेज 3, जिसको ये टारगेट ज्वाइंट बोल रहे हैं, उसके अंदर मसल वेस्टिंग आ जाती है, जो मैं आपको क्लियर लिखता हूँ। ठीक है। लिमिटेड जॉइंट मूवमेंट, क्रॉनिक पेन, मसल मॉर्निंग स्टिफनेस, वेस्टिंग। मसल वेस्टिंग का आना जो है ना वो शो करता है ये क्रॉनिसिटी है, यानी कि क्रॉनिक प्रॉब्लम। और सिर्फ हीट प्रोड्यूस होना, हॉट जॉइंट हो जाना, और वो है हीमार्थ्रोसिस। इसको ट्रीट कैसे करते हैं? बाकी जो रिमोटाइड आर्थराइटिस और हीमोफिलिक आर्थराइटिस, इनमें क्या डिफरेंस है जी? क्योंकि आप इसमें पेन किलर नहीं दे सकते इसकी आर्थराइटिस में ना, हीमोफिलिक आर्थराइटिस, क्योंकि अगर आप पेन किलर देते हैं, एनसेड देते हैं,
तो दे आल्सो इंक्रीज द ब्लीडिंग टेंडेंसी, ठीक है। उसमें एक एनसेड है जो कि आप सेफली यूज कर सकते हैं, वो है एसिटामिनोफेन, एक्सेप्शन, ठीक है, इसको आप यूज करते हो, अदरवाइज यू कांट यूज पॉन्डस्टोन, ब्रूफेन, ठीक है, एस्पिरिन, यू ओनली कैन यूज द एसिटामिनोफेन। यू कैन और उसमें और जो 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 मतलब जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें आप हॉट पैक यूज करते हैं, और हीमोफिलिक आर्थरोपैथी के अंदर आप आइस पैक्स यानी कि ये बर्फ की टुकड़े करते हैं, उसके अंदर हॉट पैक्स। इमोबिलाइजेशन, ठीक है, कि आप जॉइंट को रेस्ट दें, सो दैट टू प्रिवेंट द रिकरेंट ब्लीड्स इन द जॉइंट। फैक्टर रिप्लेसमेंट आपने 100% करना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइनोवेक्टमी करें इफ देयर इज अ टारगेट जॉइंट फॉर्मेशन, फिजियोथेरेपी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड आर्थ्रोसेंसिस, ठीक है जी। लैब क्या कराते हैं? एपीटीटी फैक्टर से कराते हैं, कितना होता है लेवल? 50 to 150%। ये आपको बताता है कौन सी टाइप का हीमोफिलिया है। टू डिटरमाइन द डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रीटमेंट जो है इसकी लैब के ऊपर ही होती है। एपीटीटी 2 to 3 टाइम्स प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ इनहिबिटर, ये जो लैब है ना, ये ट्रीटमेंट के दौरान आती है, ये इसकी जो मेन लैब है वो यही एपीटीटी और फैक्टर, ठीक है। ये फैक्टर रेट से हीमोफिलिया की अगर आप बात, ये जो इनहिबिटर है ना, when you repeatedly transfuse the factor 8, there becomes antibodies against the factor 8, ठीक है। जैसे आप किसी को ब्लड या प्लाज्मा लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है, और ये डेफिनेटली यू आर infusing some foreign material in the human body, so the body responds by producing antibodies। उसे में हमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब फैक्टर 8 के अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, क्योंकि फैक्टर 8 जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, एक फॉरेन पार्टिकल है। When antibodies are produced in the body, they increase the dose of the factor 8, they produce the inefficiency of the factor 8, and they also lead to the inefficient treatment। उससे हमारी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती डिस्पाइट गिविंग द हाई डोजेज ऑफ फैक्टर 8, ठीक है। और ये आपने कब सोचना है? when to suspect when APTT is not correcting to normal when mixed with the normal plasma inhibitor। और इसके जो यूनिट होते हैं एंटीबॉडीज के, इनहिबिटर का मतलब है एंटीबॉडीज, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है Bethesda यूनिट। ये मैं इनको पूछूंगा, व्हाट इज Bethesda यूनिट? अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी दैट विल इनएक्टिवेट 50% of the normal factor 8 or 9 into what when residual factor 7 or factor 9 levels are between normal। इसको एंटीनेटली कैसे डायग्नोज करते हैं? कोरियोनिक फिलिक सैंपलिंग एट द 12 to 14 वीक्स के अंदर, ठीक है, और टेस्ट ड्यूरेशन है 1 to 2 वीक। वो मैंने बताया था कौन सा क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम नंबर 22। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका? ट्रीटमेंट के लिए आपके पास ऑप्शन है जी, मल्टी ये डिसिप्लिनरी टीम है, जिसके अंदर कोई हेमाटोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हो, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन इन्वॉल्व हो, ठीक है, और ब्लड वाला कोई बंदा इन्वॉल्व हो जिसने हीमोफिलिक फैक्टर्स, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन जो सेंटर्स वो इन्वॉल्व हो, फिजियोथेरेपी स्टाफ नर्स इन्वॉल्व हो, कोई पीडियाट्रिशियन इन्वॉल्व हो, और अगर आपने कोई सर्जरी करनी है हीमोफिलिक जॉइंट की तो उसके लिए आप कोई ऑर्थोपेडिक ये सर्जन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शंस क्या है ट्रीटमेंट की, we can replace the factor with genetically engineered factor 8, we can also give the cryoprecipitate, we can give the FFPs, we can give the ये desmopressin, we can give the ये ट्रांजामीन, ठीक है, एंड और हमारे पास क्या ऑप्शन है एडवांस ट्रीटमेंट में? क्या है? जीन थेरेपी। पढ़ते हैं ये रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ फैक्टर 8 और फैक्टर 9। नॉलेज ऑफ हाफ लाइफ, ये फैक्टर 8 के बारे में आपको बताते चलें जी, उसका जो हाफ लाइफ है वो है 12 वोल्ट, यानी कि फैक्टर 8 जब भी लगाया जाएगा बीडी में लगाया जाएगा 12 वोल्ट ही, और फैक्टर 9 जो है वो 24 वोल्ट, ठीक है। ये आपसे एग्जामिनर्स आपका फेवरेट क्वेश्चन, ये फेवरेट क्वेश्चन है वन ऑफ द एग्जामिनर्स इन द फाइनल ईयर, व्हाट इज द डोज ऑफ फैक्टर 8, हाउ विल यू कैलकुलेट परसेंटेज परसेंट डिजायर्ड राइज इन द प्लाज्मा फैक्टर 8, इसको मल्टीप्लाई करना है बॉडी वेट से और मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ठीक है। ये क्या मतलब है परसेंट ये डिजायर्ड? इसका मतलब यह है कि नॉर्मली कितना चाहिए आपको और उस एक्चुअल वैल्यू क्या फैक्टर 8 की।
नॉर्मल आपको मैंने बताई थी रेंज क्या होती है 50 to 150 तक। फॉर एग्जाम्पल आपको 100 चाहिए, 100 तक आपने बिल्डअप करना है और नॉर्मल वैल्यू आ गई है 2, तो कितना इसका ये परसेंटेज राइज हो गया 98। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो वेट से और मल्टीप्लाई कर दो 0.5, तो ये आ जाएगा डोज ऑफ फैक्टर रेट, ये यूनिट्स के अंदर आएगा। और इसकी जो बॉयल्ड आती है ना फैक्टर रेट की, वो आती है 250 इंटरनेशनल यूनिट्स, 500 इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है, 1000 ऐसा। और फैक्टर जो 9 है, ये फैक्टर 8 है, फैक्टर 9, उसके लिए आपने मल्टीप्लाई करना था 0.5 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। ये डिफरेंस आपको। हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? हेलो, ये क्लास को जरा मतलब ये अनम्यूट कर दें। ये क्लास को अनम्यूट कर दें। ठीक है जी, फैक्टर 9 जो है उसके लिए आपने मल्टीप्लाई करना है 1.4 से और इसको 1.5 से। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑन डिमांड, और इसका प्रोफाइल एक्सेस भी देते हैं टू प्रिवेंट द जॉइंट। ट्रीटमेंट ऑन डिमांड क्या है जी? फॉर माइल्ड टू मॉडरेट हैमरेज अचीव फैक्टर रेट लेवल 30 to 40 यूनिट्स पर डेसीलीटर। ठीक है, एंड फैक्टर 9 30। फॉर लाइफ थ्रेटनिंग हैमरेज जो है आपने 100 to 150, यानी कि जो माइल्ड ब्लीड होंगे उनके लिए आपने ये 50 से अबव रखना है, और जो लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड्स होंगे उनकी तरह आपने 100 से अबव रखना है। ये पिक्चर है फैक्टर 8 का, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। रिप्लेसमेंट काफी महंगा इंजेक्शन होता है, 9 to ये 10,000 तक ये एक बॉयल मिलती है इसकी ना 250 इंटरनेशनल। काफी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है इसकी, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में तो बड़ा इजीली अवेलेबल है, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पोर वंस टू अरेंज दिस इंजेक्शन। तो आप देयर आर सम hemophilic centers in the Pakistan where this injection is being given on the cast form or some other। नाउ डिफरेंट ये सिनेरियोज है वो हम करते हैं कि जी अगर ये कंडीशन हो जाए तो फिर क्या करना है। ये कंडीशन हो जाए, ठीक है जी। ये टाइप ऑफ हेमरेज, सबसे पहले अगर जॉइंट ब्लीड हो जाए तो सबसे कॉमन, हम सबसे कॉमन कर लेते हैं। हीमार्थ्रोसिस है, अगर जॉइंट ब्लीड हो जाए तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने इसको 40, एक याद रखना है फिगर आपने 40 और 20, 40 एंड 20। जो स्टैट जो डोज देंगे वो होगी 40 इंटरनेशनल पर केजी ऑन डे 1, देन 20 डे 1, डे 2, डे 3, डे 5, यानी कि डे 7 डेज तक आपने ट्रीटमेंट देना है इसको हीमार्थ्रोसिस के लिए और प्रोफाइलैक्सिस के लिए इसको देख। अगर पेशेंट एपिस्टेक्सिस नोज ब्लीड के साथ आ जाए तो फिर क्या करना है? अप्लाई प्रेशर फॉर 15 to 20 मिनट, पैक विद पेट्रोलियम गॉस, गिव एंटी फिब्रिनोलिटिक थेरेपी लाइक ये ट्रांजामीन, और 20 kg पर देना है। ये सिर्फ आपने एक ये डे 1 में ही आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, और इसकी ये 7 डेज का ट्रीटमेंट है। और अगर हीमार्थ्रोसिस हो जाए, अगर हीमाचूरिया हो जाए तो इसमें आपने आईवी फ्लूइड्स देने हैं, बेड रेस्ट 1 to 5 टाइम्स मेंटेनेंस फ्लूइड्स, और इसके अंदर आपने क्या नहीं देना? ये ट्रांजामीन नहीं देना। इफ नॉट कंट्रोल्ड इन 1 to 2 डे 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। और इसका प्रोफाइल एक्सिस जो डोज है विटामिन ए की बात हो रही है, तो विटामिन कह रहा हूँ फैक्टर 8। प्रोफाइल एक्सिस डोज जो है दैट इज ये 20 to 40 इंटरनेशनल पर केजी, फैक्टर 8 एवरी अदर डे टू अचीव अ ट्रफ लेवल ऑफ मोर देन 1%। बात समझ में आई है बेटा? अगर डिफरेंट उसने इस सिनेरियो में ना 5 एग्जांपल दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एग्जांपल है जिसके अंदर ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन अगर हीमाचूरिया हो तो आपने आईवी फ्लूइड्स इंक्रीज करने हैं, फैक्टर 8 को रिप्लेस करना है 1 to 2 डे के लिए। अगर आपने मेजर सर्जरी करानी है तो फिर आपने 7 to 10 डेज तक आपने वही उसी फार्मूले से 40 और 20 के साथ 40 इंटरनेशनल पर केजी देन 20 इंटरनेशनल पर केजी, ये डेली आपने इसको फैक्टर रिप्लेस करना है और लेवल इसका 100% रखना है, 100 से भी। और एपिसेक्सिस है अगर, तो आपने सिंगल डे में वही जो ईएनटी का जो सपोर्टिव अप्लाई प्रेशर पैक विद पेट्रोलियम गॉस, और इसमें ट्रांजामीन देना है, हीमाचूरिया में नहीं देना। और इन दिस
What are the advantages of prophylaxis? Prophylaxis क्या होता है? To prevent the bleeding episodes. It leads to the reduced bleeding rate, prolong injection intervals, and reduce amount of factor VIII. यानी कि अगर आप प्रोफाइलैक्सिस यूज कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से प्रोफाइलैक्सिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना एक्सपेंसिव इंजेक्शन आप हर टाइम तो नहीं लगा सकते, आप इतना ज्यादा अमाउंट में अरेंज करो, फिर उसको मैनेज करो, फिर सारा बोलो। ठीक है, तो हाउ प्रोफाइलैक्सिस क्या कैसे दिया जाता है? इट्स अ कोर्स ऑफ रेगुलर इन्फ्लुएंस फॉर मोर देन 2 months विद गोल ऑफ प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग एपिसोड। ठीक है, कंसीडर स्टैंडर्ड केयर ऑफ इन सीवियर हीमोफीलिया। इसका फायदा क्या क्या है प्रोफाइलैक्सिस का? डिक्रीजेस द ब्लीडिंग एपिसोड, hemophilic arthropathy and long-term morbidity. It reduces emergency room visits and hospitalization, improve capacity of physical activity, school attendance, and academic performance. It improves the quality of life and enables patient to lead normal life. ठीक है, ये प्रोफाइलैक्टिक डोज क्या है? 1 यूनिट, एक वैल्यू याद रखें, तो ये 20 यूनिट पर केजी फैक्टर 8। ठीक है, it prevents the spontaneous bleeding hemorrhage caused by trauma or may require additional care. आपने when to start ये प्रोफाइलैक्सिस कब स्टार्ट करना? ठीक है, इस पे अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन यूजुअली बिकॉज द hemophilic patient present at the first month of age with a prolonged bleeding or bruises, so start before 3 years of age. अगर आप इसे स्टार्ट कर देते हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज में, and usually around 14 to 18 months, and at the time the child begins to walk. और जब दाहिरा बच्चा, जब ये वो एज होती है जिसमें बच्चा वॉकिंग स्टार्ट करता है, उसका गिरना, जॉइंट पे चोट लगना, उससे आप ये जो हीमार्थ्रोसिस है ना उसको प्रिवेंट करते हैं। और सेकेंडली प्रोफाइलैक्सिस क्या है कि जॉइंट ब्लीड हो गई है उसके बाद भी प्रोफाइलैक्सिस है। इन पेशेंट विद टारगेट जॉइंट हु आर हैविंग रिकरेंट इवेंट्स, coagulation factors are administered as primary prophylaxis but over limited period time of 3 to 6 months के लिए। अब ये ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ हीमोफीलिया, पेशेंट वेट, फैक्टर एक्टिविटी एट प्रेजेंट इन द हीमोफिलिक पेशेंट, सेवरिटी ऑफ ब्लीड क्या है, टाइप ऑफ फैक्टर क्या है। ठीक है, गोल्ड रिप्लेसमेंट। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट में आपने फैक्टर एक्टिविटी मैंने आपको बताया था अप टू ये 50% तक रखनी है, और स्वेयर में अप टू 100 या 100 से अबव तक, और ये फार्मूलाज हम पहले डिस्कस कर चुके। नाउ ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैंने ये स्लाइड को सिलेक्ट किया कि एक ब्लड से आप क्या क्या कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पैक्ड सेल वॉल्यूम है, प्लेटलेट्स हैं, एफएफपीज हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट। अब बोर्ड जो बोर्ड में काम करते हैं तो यही सुनते हैं ना। तो एफएफपी से कितने कोagulation फैक्टर, एक अगर एफएफपी का पूरा पैक लगे 200 टू 255 ml वाला, तो उससे कितने फैक्टर रेट कितना रेज होता है? 2%। दिस इज एमसीक्यू। ठीक है, यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि एफएफपी की कितनी ज्यादा मिकदार चाहिए टू बिल्ड अप टू द 100%। ठीक है, इसलिए फैक्टर 8 का जो इंजेक्शन है दैट इज मच मोर सुपीरियर देन द एफएफपी एंड एनी ये क्रायोप्रेसिपिटेट। ठीक है, और क्रायोप्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? मोस्टली यूज फॉर द लो फिब्रिनोजन और लो फिब्रिन लेवल। और इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? ये फिब्रिनोजन, फैक्टर 8 और कॉन्वेलेंट फैक्टर। एफएफपी में प्लाज्मा प्रोटीन भी होती है, कोagulation फैक्टर 8 भी होता है, सीएस भी होती है, पेंटीथ्रोमिन थर्ड भी होता है। और ये कितना रेज करता है? ओनली 2%। ये मैं सुनूंगा एंड पे। सेम वही बात, आरबीसीज कंपोनेंट, एफएफपीज और ये क्रायोप्रेसिपिटेट। एफएफपी को कितनी देर तक स्टोर किया जा सकता है? 1 ईयर इन द फ्रीजर, 1 ईयर इन द फ्रीजर। ठीक है, क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या चीज नहीं होती? फैक्टर 9 इज नॉट प्रेजेंट, बाकी सारे फैक्टर होते हैं। फैक्टर 8 होता है, बॉन विली ब्रांड फैक्टर होता है, फैक्टर 8 रिलेटेड एंटीजन होता है, इट आल्सो कंटेन द फिब्रिनोजन एंड फैक्टर 13 रिडक्शन। ठीक है जी, जो मैंने एक एक्सेप्शन नहीं बताई थी फैक्टर ये 13 की, उसमें आप ये लगा सकते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट इज द मेन उसकी ट्रीटमेंट। ठीक है, ये वही बात है। अब 1 unit of FFP contain about 160 to 250 ml of plasma with activity of 80%। यानी कि 80% एक्टिविटी होने के बावजूद ये रेज कितना करता है? ओनली 2%। रेट एंड
total dose limited by the risk of acute and chronic. अब ये भी सारी transfusions है, just like a blood transfusion. They when you repeatedly transfuse the FFPs, cryoprecipitate, factor VIII, they create antibodies. ठीक है, inhibitors वो बनाते हैं. ये बताया गया cryoprecipitate में सारी बातें मैं बता दूँ. ठीक है. Factor concentrate जो इंजेक्शन है, ठीक है. The safety data to date favor recommendation to exclusively use recombinant products. Infuse factor VIII by slow IV push. ये CVP line के थ्रू देते हैं, not from the IV line. Infuse factor VIII by slow IV push or rate not exceed by the 100 units per minute. ठीक है. और 250 वाली जो बॉयल है 4000 की है और 500 वाली बॉयल जो है वो 5700 की है. दूसरा जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो है जी ये मतलब ये डेस्मोप्रेसन. ठीक है. मिनरल स्प्रे जो आते हैं, मिनरल स्प्रे, मिनरल टैबलेट्स, जो क्या करते हैं वो फैक्टर 8 और बॉन्ड विलमेंट फैक्टर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, लेकिन आफ्टर 2 to 3 डेज. इसलिए ये अर्ली जो ट्रीटमेंट होती है ना, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, उसके अंदर ये रिकमेंडेड नहीं. उसकी डोज कितनी होती है जी? 1 पफ जो है 150 माइक्रोग्राम. ठीक है, या 300 माइक्रोग्राम अगर मोर देन ये 50 है इन ईच नोस्ट्रल. इसका स्प्रे मिलता है. इसका पी इफेक्ट आईवी जो है फॉर 30 to 60 मिनट, इंट्रानेजल जो है 60 to 90. ये ट्रांजामीन है, inhibit the fibrinolysis of thrombus by plasmin and it uses are mucosal bleed, epistaxis, oral, nasal और menstrual bleeds. ठीक है. contraindicated in hematuria. ये पहले भी हम बात कर चुके हैं. अमाइनो कैप्रोइक एसिड है, इनकी डोजेज ज्यादा है. अब ये वो एंटीबॉडीज हैं, इसको कैसे ट्रीट करना है? अगर एंटीबॉडीज एक पेशेंट को आप रिपीटेडली फैक्टर VIII लगना है, पूरी उम्र लगना है इसको, और देयर इज अ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, तो हाउ विल यू व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस एंटीबॉडीज? ठीक है. एलो एंटीबॉडीज पहले पढ़ते हैं. एंटीबॉडीज है क्या? एलो एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द फैक्टर VIII और फैक्टर IX, और इनका ये टाइटर है स्क्रीन वंस एवरी 3 to 12 months और एवरी 10 to ये 20 exposures of days prior to the surgery when clinical response treatment is suboptimal. ठीक है जी. इनहिबिटर को कैसे आप ओवरकम करते हैं? या तो आप फैक्टर VIII की डोज इंक्रीज कर दें, दूसरा इम्यून टॉलरेंस इंडक्शन या इनके इम्यून सिस्टम उसका कम कर दें, और या तो उसको स्टेरॉइड दे दें या उसको फैक्टर 7 ये बाईपासिंग जो टेक्निक्स है ना इनहिबिटर्स को, उसको आप डिमांड कर दें. यानी कि एंटीबॉडीज को कैसे ट्रीट करना है कि फैक्टर VIII को की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें इन्फ्यूजन की, अदर इज ये बाईपास कर दें या इम्यून टॉलरेंस इंडक्शन करें. ठीक है. इम्यून टॉलरेंस इंडक्शन होती है विद प्लाज्माफरेसिस, स्टेरॉइड्स और जो एंटीबॉडीज रिमूवल के मतलब. मैनेजमेंट ऑफ इनहिबिटर्स, लो टाइटर्स, हाई डोज फैक्टर रिप्लेसमेंट. अगर एंटीबॉडीज का लेवल लो है तो फैक्टर रिप्लेस हाई कर दें, कोई बात. अगर हाई टाइटर है एंटीबॉडीज का, इनहिबिटर्स का, तो कंटिन्यू फैक्टर VIII इन्फ्यूजन वो कर दें, बाईपासिंग एजेंट्स जो है वो कर दें, या इम्यून टॉलरेंस इंडक्शन बाय स्टेरॉइड्स और प्लाज्माफरेसिस. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि हाउ विल यू ट्रीट द इनहिबिटर्स. ठीक है जी. ये सारी बातें हो चुकी. अब बिकॉज ब्लड इज अ ह्यूमन प्रोडक्ट, factor VIII is a genetically engineered product, FFP is a human product, cryoprecipitate is a human product, so there are risk of chances of transfusion related infections like HIV, hepatitis B, C, parvovirus B9, Hep A. Hep A तो ऐसे नहीं है, Hep A is a इसलिए इनकी we always recommend the vaccine to vaccinate the patient with hemophilia with against hepatitis A and B. ठीक है. And family members handling treatment products should also be vaccinated. इसके अलावा इनकी जो न्यूअर मोडालिटीज हैं सिर्फ उनके नाम आपको पता होने चाहिए. एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट एंड पॉलीसाइलिक एसिड पॉलीमर्स, पॉलीसाइलिन ग्लाइकोल कॉन्जुगेशन और रिकम्बिनेंट फैक्टर 7A. यानी कि हाउ कितना अजीब बात है कि फैक्टर VIII की डेफिशिएंसी का एक उन्होंने मॉडर्न जो ट्रीटमेंट निकाला है वो फैक्टर 7A. यानी कि अगर इंट्रिंसिक पाथवे अगर डिफेक्टिव है तो उसको फैक्टर 7A जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में था उससे भी आप रिप्लेस कर सकते हैं.
बात वही है कि आप क्लॉट फॉर्मेशन जो है ना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. इट बाईपासेस द फैक्टर 8 डिपेंडेंट एक्स एक्टिवेशन. ठीक है, ये फैक्टर 8 इंट्रिंसिक पाथवे से आ रहा होता है ना, तो ये फैक्टर 7A जो है जो एक्सट्रिंसिक पाथवे से. प्राइमरी यूज ऑफ हीमोफिलिया विद इनहिबिटर्स, तो ये भी इसकी मॉडर्न ट्रीटमेंट है इनहिबिटर्स का. अदर यूजेस कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग इन ट्रॉमेटिक एंटीकोगुलोपैथीज. ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपैथीज, लिवर डिजीज, लिवर ट्रांसप्लांटेशन एंड स्पॉन्टेज, तो मेजर जो सर्जरीज होती हैं उसको यूज किया. जीन थेरेपी है, क्रोमोसोम नंबर 22, उसको जो जीन जो हीमोफिलिक जो जीन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है. और फिर ये प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग कैसी है, आपने ब्लीडिंग कैसे प्रिवेंट करनी है कि जो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स हैं, फाइटिंग वाली जो स्पोर्ट्स हैं, लाइक ये रेसलिंग, ठीक है, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये इनको मना है हीमोफिलिक. ठीक है जी. और ट्रीटमेंट टीम में पहले बता चुका हूँ, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इसमें कौन कौन से लोग काम करते हैं. हीमोफिलिक स्पेशलिस्ट है, नर्स कोऑर्डिनेटर, सोशल वर्कर है, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्राइमरी केयर फिजिशियन, फाइनेंशियल काउंसलर. ठीक है जी. और क्या करना है जी, हीमोफिलिक पेशेंट्स ने क्या करना है, गेट एन एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप एट हीमोफिलिक ट्रीटमेंट सेंटर. पाकिस्तान में किधर है हीमोफिलिक सेंटर? फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल देखा ना आपने, उसके सामने है हीमोफिलिक सेंटर. ठीक है, इसके अलावा ये गवर्नमेंट, वो प्राइवेट है, और गवर्नमेंट सेटअप में गंगाराम हॉस्पिटल जो है वहां पे भी है. गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द हेपेटाइटिस ए एंड बी. हेपेटाइटिस सी की आपको पता है कोई वैक्सीनेशन नहीं, सिर्फ हेपेटाइटिस ए बी की वैक्सीनेशन उसे करना है. फीड ब्लीड्स अर्ली, यानी कि प्रॉपर एक्सेस और एडिक्वेट. एक्सरसाइज करनी है, लाइट स्लो एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, एंड मेंटेन अ हेल्थी वेट टू प्रोटेक्ट द जॉइंट्स. गेट टेस्टेड रेगुलरली फॉर ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन. ये आज का ना समरी है फॉर हीमोफिलिक्स के लिए. ठीक है, हाँ जी. आप बाकी बाकी सब जो क्लास को ना मतलब अनम्यूट कर दें. अनम्यूट. हेलो.